नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे और आदर्श परिवार की इस मुहिम को आपको घर बैठे जब तक आपके 10वीं का मैथ्स का पेपर नहीं हो जाए तब तक संपूर्ण तैयारी करनी। अब आपके पाठ्यक्रम का फिर से रिवीजन करना, उसको पूर्ण तरह से कैसे पेपर्स जो हल करने हैं और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आदर्श परिवार आपके लिए लेके आया है अच्छे अच्छे वीडियो। और उन सभी क्वेश्चंस को जिनको इस वीडियो में आपको करवाया जाता है आप घर बैठ के हल कीजिए, और इससे रिलेटेड यानी जो हल आपको करवाए जाते हैं उनसे रिलेटेड और भी आपके एक्सरसाइज में है आपकी बुक में, उनको भी आप हल करते रहिए। तो हमारा जो मिशन 100 है वह कामयाब हो सकता है यदि आप इन सभी वीडियोस को देखते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो कल हमने पार्ट 1 किया था सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 30। आज हम करने वाले हैं 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है वह आपको जो ग्राफ है उसको हल करना होता है। एक्सरसाइज होती है आपकी चौथी एक्सरसाइज में से रेखिक समीकरण को हल करना होता है। दो रेखिक समीकरण दी गई होगी, उनको हल करते हुए उसको फिर ग्राफ सहित हल करना होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेखिक समीकरण है वह किस प्रकार की होती है, जिसमें दो तो हमें बीजीय व्यंजक दिए गए होंगे और एक गणित की वैल्यू दी गई होगी। लगभग जो गणितीय मान होता है वह बराबर में रखा होता है, फिर भी कई क्वेश्चन में यदि नहीं होता है तो हम ट्रांसफर करके प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम कुछ उदाहरण की सहायता से सीख लेते हैं। आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि समीकरणों को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो आपके सामने जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूं 2x + 3y = 12। तो आप देख रहे हो इस समीकरण में जो 2x और 3y है ये दोनों ही बीजीय वैल्यूज हैं, और ये जो 12 ये गणितीय वैल्यू है। ये हमेशा ही लगभग ये मिलेगी आपके जो दोनों समीकरण आएंगे उनमें दोनों एक साइड मिलेगी, और गणित की वैल्यू लगभग बराबर से इस साइड मिलेगी। हमारा जो नियम हमें कहता है कि जब भी हम ग्राफ को हल करेंगे तो जो बीजीय वैल्यू है उन दो में से एक को ही इधर एलएचएस में यानी उल्टे हाथ की साइड में रखना है, और एक जो वैल्यू होती है बीजगणितीय उसको बराबर से उस साइड रखना है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम समीकरणों को हल करेंगे तो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, और बराबर से उल्टे हाथ की साइड यानी एलएचएस में हमें केवल एक बीजीय संख्या रखनी है, और फिर उसको लास्ट में जाके हम सिंगल भी कर देंगे। जैसे 2x है तो ये सिंगल नहीं है, इसके साथ में 2 और बैठा है, फिर लास्ट में हम 2 का भी ट्रांसफर कर देंगे। यदि 3y को इधर रखते हैं तो फिर लास्ट में 3 का ट्रांसफर कर देंगे, और बराबर से राइट हैंड साइड में आरएचएस में यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा दायां हाथ है उस साइड में, इस साइड कौन सी दो संख्या रहेगी, एक गणितीय संख्या और एक बीजीय संख्या। तो हमारा पहला नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम यही है समीकरणों को हल करने का कि बराबर से उल्टे हाथ की साइड यानी एलएचएस में रहेगी एक अकेली अंग्रेजी की संख्या, और बराबर से आरएचएस में यानी उल्टे हाथ की साइड में जिसे हम अपना दायां हाथ कहते हैं रहेगी एक गणितीय संख्या और एक बीजगणितीय संख्या। तो हल स्टार्ट करते हैं। अब जब हम इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो निशान है यदि प्लस का है तो हम जब ट्रांसफर करेंगे दोनों में से एक बीजीय संख्याओं को तो जो बड़ी संख्या होगी उसका ट्रांसफर करेंगे, और यदि दोनों प्लस की है, यदि एक माइनस की है, मान लो 3 के बीच में एक माइनस का निशान है, माइनस का निशान होता तब तो हमें जो माइनस की संख्या उसी का ट्रांसफर करना है, और यदि दोनों प्लस की है तो हमें बड़ी संख्या का ट्रांसफर करना है। कहने का मतलब है जो एकदम शुद्ध नियम आ गया हमारे पास में, तो ये नियम है कि बराबर से उल्टे हाथ की साइड में एक अकेली अंग्रेजी संख्या को रखना है और छोटी संख्या को रखना है, और बराबर से आरएचएस में यानी उल्टे हाथ की साइड में एक गणित की संख्या रहेगी और एक अंग्रेजी यानी बीजीय संख्या रहेगी, और वह भी या तो इधर से माइनस की हो वो प्लस वाली या फिर जो बड़ी संख्या है। तो इसका हम ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 - 3y, क्योंकि दोनों ही प्लस की संख्या थी और ये जो 3y की ये बड़ी संख्या थी तो हमने 3y का ट्रांसफर किया। फिर हम क्या करेंगे, सिंगल बनाएंगे तो हमें जो 2 है इधर गुणा में है और 2 का गुणा है तो इधर आके ये भाग में आ जाएगी, यानी इसको हमने सिंगल बना दिया। अंग्रेजी संख्या या बीजीय संख्या को x बराबर 12 - 3y/2। कुछ जो लोग है वो देख रहे होते हैं तो वो ये बीजीय संख्याओं का नाम होता है वो वही मान रखे होते हैं, अंग्रेजी संख्या क्या होती है। तो ये बच्चों को समझाने की ट्रिक होती है।
हालांकि ये जो नाम है ये रीजनल लैंग्वेज होते हैं, यानी कि आड़ू भाषा के शब्द होते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे से समझ आए इसके लिए ये शब्द यूज करना जरूरी होता है। बेहद जरूरी है कि हम बच्चों को उसी लैंग्वेज में समझाएं जिसमें वो समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको बीजीय संख्या या अंग्रेजी संख्या बोल देता हूँ और इसको गणितीय संख्या भी बोल देता हूँ। तो हमने अंग्रेजी संख्या का सिंगल यहाँ रख लिया और बराबर से छोटा की साइड में हमने संख्या का जो बाकी संख्या है उन सबको इधर भेज दिया। ठीक है, जैसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं 5x - 2y = 18। अब इसमें हालांकि 2y छोटी संख्या है, बड़ी संख्या तो 5x है, लेकिन हमने नियम क्या सीखा था कि ट्रांसफर तो बड़ी संख्या का करना है, ये ठीक है, लेकिन यदि कोई माइनस की संख्या है ना तो ट्रांसफर उसका सबसे पहले करना है। कहने का मतलब है कि ये संख्या अब इसका ट्रांसफर होगा क्योंकि ये माइनस की संख्या है, तो ट्रांसफर होने के बाद में ये ऐसे बन जाएगा x = 18 + 2y/5। तो आप सीख गए होंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख देता हूं। मान लो एक ये और करवा देता हूं मैं, 5x - 2y - 12 = 0। ठीक है, तो ये बराबर जो 12 है वो इस साइड आ गया, बराबर में 0 आ गया। इस 0 का है ये केवल आपको गलत करवाने के लिए, डराने के लिए दिया होता है, बाकी इस 0 का है वैसे कोई वैल्यूज नहीं होती है कि हम ये करें। बस आप ये सीख रहे हो आपने कि भाई यहाँ पे 12 होना चाहिए, बराबर में गणितीय संख्या होनी चाहिए, ये 0 आ गया, 2 गणितीय संख्या आ गई, तो केवल डराने के लिए आप इससे बिल्कुल ना डरिए। नियम वही रहेगा, सबसे पहले आप 12 को इधर भेज दो, 12 इधर माइनस की, इधर आके प्लस की होगी, तो बन गया ना ये बन गया सेम का सेम। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का है तो हमें 2y को भेजना पड़ेगा प्लस 2y, और फिर 5 को 5 इधर जाके बट्टे में चला जाएगा, x = 12 + 2y/5। इस तरीके से हमने संख्याओं का ट्रांसफर करना सीखा है समीकरणों के अंदर। तो आप यदि इन समीकरणों का ट्रांसफर करना सीख जाओगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सरल रहने वाले हैं ये सवाल। यदि आपको याद नहीं रहता एक बार तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और वीडियो को आप YouTube पे स्पीड में भी देख सकते हैं। जिन्होंने पहली बार चलाई है उनके लिए बात है, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं वो YouTube को लगातार यूज कर रहे हैं, तो उनको तो पता है कि स्पीड में भी देख सकते हैं, नॉर्मल स्पीड में देखिए, दुगनी स्पीड में, 1.5 गुना स्पीड में, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। तो अब हम एक समीकरण लेते हैं और उसको हल कर रहे हैं। समीकरण है 5x + 2y = 12, और एक और समीकरण है 5x - 2y = 4। जब भी आप 26वां क्वेश्चन हल करोगे तो आपके पास में 2 समीकरण दी गई होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी जो भाषा होगी सवाल की वो वैसे होगी कि दी गई 2 समीकरणों 3x + 2y = 12 और 3x - 2y = 4 को हल कीजिए, तथा एक और समीकरण दी गई होगी, जैसे मान लो ये, तथा 3x + 2y = p। अब p भी लिख सकता है, q भी, r भी, यानी अंग्रेजी की कोई भी जो व्यंजक है वो लिख सकता है, x से लेकर a से लेकर z तक के बीच का, तो उसका मान आपको ज्ञात करवा ले। तो एक बात ध्यान रखना है कि आप तो कहोगे कि सर ने 2 ही समीकरणों को हल करना सिखाया था। समीकरणों को तो 2 को ही हल करना है, लेकिन जो लास्ट में मान पूछे कि बराबर में आपको देखना है, यहाँ पे बराबर 12 है, यहाँ पे बराबर 4 है, यानी गणित की संख्या है बराबर में, यहाँ पे जो बराबर में है वो बीजीय संख्या है, तो इसका मान निकालना है, तो इसको हल नहीं करना है, ये हल में शामिल नहीं होगा। आपको हल उन्हीं 2 संख्याओं को करना है जिनके बराबर में गणितीय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये जो बीजीय संख्या वाला है इसको एकदम लास्ट में करना है, जब हमें x और y का मान हम ग्राफ को हल कर लेंगे आ जाएगा, उसके बाद में x और y का मान यहाँ रखेंगे तब p का मान आएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन जब आप हल करोगे तब ही 6 नंबर मिलेंगे। तो पहले हम इन 2 समीकरणों को हल करते हैं, प्रोसेस वही रहेगी। तो ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे दोनों प्लस की संख्याएं हैं, ये बड़ी संख्या इसलिए मैंने इसका ट्रांसफर किया। ये मैटर नहीं करता कि x का करना है y का करना है, आपको ट्रांसफर करना है। यदि कोई माइनस की संख्या है तो उसका सबसे पहले करना है, यदि दोनों ही प्लस की है तो जो संख्या बड़ी है उसका ट्रांसफर करना है। तो मैंने 3x का कर दिया। आगे हम क्या करेंगे, y को सिंगल करेंगे, यानी 2 का भी ट्रांसफर करेंगे, y = 12 - 3x/2। अब आगे हल करते हैं, यहां तक हमने सीख लिया था, ऐसे इसमें होगा। इसमें क्या है, माइनस का 2y है, इसलिए 2y का ट्रांसफर होगा, क्योंकि माइनस की संख्या है तो प्लस का 2y बन जाएगा, और फिर 5 का ट्रांसफर होगा, 5 इधर गुणा में, इधर आके भाग में आ जाएगा। अब हमें जिसका ट्रांसफर किया आगे वो हल कर रहे हैं, यहां तक तो हमने पहले ही सीखा था।
जिसका हमने ट्रांसफर किया उसके हमें लगभग 3 मान रखने, हालांकि 2 मान रखने पर आंसर आ जाता है, ग्राफ भी बन जाता है, लेकिन कई बार यदि हमारी मिस्टेक रह जाती है तो 2 बिंदु तो चाहे सही हो चाहे गलत हो वो सीधे मिल जाएंगे। यदि हमने 3 बिंदुओं से हल कर रखा होता है तो ग्राफ में तीनों बिंदु एकदम सही मिलते हैं। मान लो कि तीनों में से एक गलत है तो वो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, पता चल जाए कि तीनों एक सीध में नहीं है, तो इसलिए हम 3 मान को लगभग लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 मान रखेंगे जिसका ट्रांसफर किया, यानी यहाँ x के 3 मान रखेंगे, यहाँ y के 3 मान रखेंगे। सबसे पहला जो मान रखते हैं लगभग ये होता है कि 0 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 0 यदि मैं रखूं, x बराबर 0 रखने पे 3 गुना 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी बचेगा 12/2, पूरा 6 आंसर आएगा। तो पहला मान मैं ले रहा हूं x बराबर 0, तो y बराबर 12 माइनस 3। अब 3x का मतलब होता है कि ऐसे नहीं है कि x की जगह 0 आ जाएगा, 3x का मतलब होता है 3 गुना x, 3x का मतलब होता है 3 गुना x, यानी जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे वो 3 से गुणा होगी, तो यहाँ पे 3 गुना 0 आएगा, बट्टे में 2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 0, 0 एक ऐसी संख्या है जो पहले मैं वीडियो में बताता हूँ, उससे कोई भी संख्या गुणा होती है तो वो 0 ही आंसर आता है। तो 3 को 0 से गुणा करने पे 0 बटा में 2, 12 माइनस 0, अब 12 में से 0, 0 में से कोई भी संख्या को घटाते हैं और सेम संख्या आती है, 12 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास में 12 ही प्राप्त होगा, 12/2 यानी 6, पहला मान प्राप्त हो गया। हमें हमेशा ही प्रोसेस में ये रखना है कि जब संख्या बट्टे में हो ना तो पहला मान निकालना है। यदि आपका पहला मान एकदम सही निकल गया फिर आगे के मान भी एकदम सही आएंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये पहला मान हमने 0 प्राप्त कर लिया, बट्टे में संख्या कितनी है 2, यहाँ पे बट्टे में 2 संख्या थी, यहाँ पे बट्टे में 2 थी, तो पहला जो मान आ गया फिर नेक्स्ट मान है वो उतना ही गैप छोड़ देना है जो बट्टे में है। यहाँ पे बट्टे में 2 थी तो अब नेक्स्ट जो मान आएगा वह 0 से 2 का गैप छोड़ के आएगा यानी 2, और फिर आगे 2 का गैप छोड़ के यानी 4। तो यहाँ मान क्या रहने वाले हैं, एक बार 0, एक बार 2, एक बार 4। मान लीजिए बट्टे में 5 था, जैसे बट्टे में 5 है और पहला मान y 0 रखने पे, हालांकि इसका y 0 रखने पे आएगा नहीं, लेकिन एक बार मान लो कि y 0 रखने पर तो अगला मान 0 में 5 जोड़ने पे 5 और फिर उससे अगला मान 5 में 5 जोड़ने पे यानी 10। तो पहले मैंने 0 रखा था, मान पूरा आ गया 6। अब 0 में जो बट्टे में बैठे वो संख्या जोड़ के यानी 2 का गैप रखना है, बट्टे में 2 तो 2 का गैप रखने पे आंसर पूरा आएगा। तो 0 में 2 जोड़ देता हूं। अब नेक्स्ट मान रखूंगा मैं x बराबर 2, तो देखिए कितना आएगा, y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 2 बटा 2, 12 माइनस 6 बटे 2। कहने का मतलब है 12 में से 6 घटा दिए हमने, 12 माइनस 6, 12 में 6 घटाने पे 6, 6 बटा 2 यानी 3। ये हमारे पास दूसरा मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रख लिया, x बराबर 2 रख लिया। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 में 2 जोड़ देंगे यानी x बराबर 4। अब मैं रख रहा हूं x की जगह 4, देखिए कितना आएगा, y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 4 बटा 2, 12 माइनस 12 बटा 2, 0 बटा 2 यानी 0। तो तीनों अलग है, एक बार x 0 रखा तो y का मान आया 6, एक बार x 2 रखा y का मान आया 3, एक बार x 4 रखा y का मान आ गया 0। ठीक है, अब इन तीनों मानों का हम ये एक इनको बॉक्स बना के लिख देंगे ताकि आपके ये ध्यान में रहे कि हमने जो समीकरण हल की है, ये मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे जब हम ग्राफ हल करें कि x और y ऊपर वाले यहाँ पे खाने में x लिखना है या y लिखना है। पहले वो खाना पढ़ लेते हैं जिसके हमने मान निकाले हैं। x के मान रखे थे हमने, x का मान जो पहले रखा था वो पढ़ लेते हैं। एक बार 0 रखा था, एक बार 2 रखा था, एक बार 4 रखा था, जब हमने x 0 रखा था तो y 6 आया था, जब हमने x 2 रखा था तो y 3 आया था, जब हमने x 4 रखा था तो y 0 आया था। ये हमने एक समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समीकरण पे चलते हैं, इस साइड। अब इस साइड जब मैं रखूंगा y का मान 0 रखने पे, आपको दिख रहा है कि 0 रखने पर 4/5 पॉइंटों में आ जाएगा आंसर, हालांकि पूरा तो आएगा लेकिन पॉइंटों में आएगा। जब हम ग्राफ कॉल करेंगे तो पॉइंट वाला कोई भी मान नहीं लेके चलेंगे। एक रखता हूं मैं, एक रखने पे पूरा पूरा जाएगा, एक रखने पे हो जाएंगे 2 गुणा 1 2, फिर 4 और 2 6/5 यानी पूरा नहीं आएगा। ठीक है, 2 रखता हूं मैं, 2 रखने पे 4 और 4 8, ये भी पूरा नहीं आएगा। 3 रख देता हूं मैं, 3 रखने पे 3 × 2 यानी 6, 6 और 4 10, 10/5 यानी 2, ये पूरा मान आएगा। तो आपको पहला मान रखने के लिए सारे अपने हिसाब से रख के देखने हैं, जहां पे एकदम सही आ जाए, यानी
पॉइंट की संख्या ना आके पूरा पूरा भाग चला जाए, वही मान आपको इसमें पहले रखना होता है। तो y बराबर 0 रखने पे, y बराबर 1 रखने पे, y बराबर 2 रखने पे पूरा मान प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी पूरा भाग नहीं जा रहा है, दशमलव में जा रहा है, तो हमें वो मान लेंगे जो पूरा है। तो पूरा कौन सा है? 3। तो मैं y की जगह कितना रख रहा हूं? 3। तो y बराबर 3 रखने पर देखो कितना आएगा, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बटा 5, 4 प्लस 6 बटा 5, 10 बटा 5 यानी 2। ये पहला मान हमें प्राप्त हो गया। x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बटे 5, 10 बटे 5 यानी 2। ठीक है, अब क्योंकि बट्टे में 5 है और हमने पहले 3 रखा था, 3 और 5, 3 रखा है, 5 का गैप यानी 8, 3 और 5 को जोड़ के y बराबर 8 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 8 बटे 5, 4 प्लस 16 बटे 5, 20 बटा 5 यानी 4। यदि हम ये क्रम से रखते हैं तो ये मान भी क्रम से आएंगे, 2 के बाद 4 आया, अब नेक्स्ट 6 ही आएगा। तो y बराबर हम क्या रख देते हैं, 8 और 5 13, पहले 8 रखा था, पहले 3 रखा, 5 जोड़ा 8, अब 8 में 5 और जोड़ देंगे 13। देखो कितना आएगा, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 13 है बटे 5, 4 प्लस 26 बटा 5, 30 बटा 5 यानी 6। यदि आपको माइनस की संख्याओं को हल करना आता है तो आप माइनस की संख्याएं भी ले सकते हैं। यदि आपको हल करना नहीं आता है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि प्लस की संख्याएं चलने दो। यदि कोई बड़ा मान भी आ जाएगा तो हम पैमाना बड़ा लेके उसको हल कर लेंगे। हमारी प्राथमिकता ये रहना चाहिए कि हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, पूरा 6 के 6 नंबर आने चाहिए। और माइनस लेने में कई बार गड़बड़ हो जाती है जल्दबाजी में, क्योंकि वहां पे जब हम सवाल को हल करते हैं 3 घंटे का कम होता है टाइम, तो वहां पे जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम माइनस का मान ही लेते हैं, बाकी आप चाहो तो माइनस का भी ले सकते हो। इस तरीके से ये भी हमने हल कर लिया। इसके लास्ट में एक जगह मान रख देंगे, पहले ऊपर x रखना है फिर y रखना है, बॉक्स बना लिया हमने x का मान, क्योंकि यहाँ विशेष ध्यान रखना कि यहाँ तो हमने किसका ट्रांसफर किया था, x का, पहले मान x के भरे थे, यहाँ हमने y का ट्रांसफर कर रखा है, तो पहले जो खाना भरना है वो y का भरना है। तो y का पहले मान 3 रखा था, फिर 8 रखा था, फिर 13 रखा था। जब 3 रखा था 3 तो आया था 2, फिर 8 रखा था तो आया था 4, और 13 रखा था तो आया था 6। दोनों बॉक्स को आप देखोगे, यदि दोनों बॉक्सों को ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 2,3 दोनों में कॉमन है। कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों बॉक्सों में कोई संख्या कॉमन मिल जाती है तो अपना आंसर वही हो जाता है। तो हमें पता चल गया इसको देखने मात्र से कि अपना आंसर यही रहने वाला है। लेकिन यही सवाल खत्म नहीं होता है, अभी हमें इस सवाल को आगे बढ़ा के पूरा हल करना है और ये बताना है कि इसका ग्राफ से हल करने पे कितना उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ग्राफ से हल और करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो ये आपने उतार लिया होगा, अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि जो आंसर है वह कितना रहने वाला है। x और y, ये समीकरण की, इसमें x का मान मैंने सबसे पहले रखा था 0 तो आया था 6, फिर रखा था मैंने 2 आया था 3, फिर रखा था मैंने 4 आया था 0। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं दोनों समीकरणों को हल करने के लिए। जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि बोर्ड की तरफ से आपको ग्राफ जब मिल जाए, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा होता है कि आपको ग्राफ मिलता नहीं है, तो पेपर में जब ग्राफ मिल जाए तब आप इसको हल कर सकते हो आसानी से। ग्राफ के 2 पेज होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड। तो जिस साइड आपको ग्राफ दिया होता है, ये लाइनें खींची होती है, वहां पे कुछ काम नहीं करना होता। दूसरे पेज में आप इस ग्राफ को जो मैंने समीकरण हल की है वैसे ही करनी है। एक साइड में एक समीकरण लिख के दूसरी साइड में दूसरी समीकरण लिख के उसको हल कीजिएगा। अब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये जो लाइन खींचते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज या एक्स अक्ष। और ये जो संख्या होती है यहाँ पे एक्स एक्सिस का धनात्मक होता है और इधर होता है वो एक्स एक्सिस का ऋणात्मक होता है, यानी एक्स डैश बोल सकते हैं हम इसको। इधर होता है वाई धनात्मक और ये होता है वाई डैश। इसको मूल बिंदु बोलते हैं, 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं। अब इसका हम पैमाना सेट करते हैं जब हम ग्राफ को हल करते हैं। तो जो दोनों मान
दोनों बॉक्स है हमारे पास में, पहले हम एक्स वाले देख लेते हैं। एक्स का अधिकतम मान कितना है 6, दोनों सारणियों में हमने देखा एक्स का अधिकतम मान कितना है 6 और न्यूनतम मान कितना है 0। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास में y के ऋणात्मक मान तो है नहीं, यानी इस साइड वाला हमें y में नहीं चाहिए, तो x के धनात्मक मान वाला चाहिए और 6 अधिकतम। कहने का मतलब है कि यदि हम इसमें प्रत्येक बॉक्स में जो हमारे पास में एक बड़ा खाना होता है उसमें यदि हम क्या रख लें, एक एक मान रख लें, यानी एक इकाई का मान रख लें, तो भी हमारे पास में x का मान तो आ ही जाएगा। y में देखिए y का अधिकतम मान कितना है 13, यदि आपके पास में यहाँ पे 13 लाइनें हैं तब तो आप एक एक इकाई रखिए, वरना आप दो दो इकाई भी रख सकते हैं। तो मैं x पर रख लेता हूं एक इकाई का मान, और y पे मैं रख रहा हूं 2 इकाई। क्योंकि 13 है वो लगभग यहाँ बीच में आ जाएगा, 12 और 14 के बीच में, ठीक है। और इस साइड क्योंकि ऋणात्मक हमारे पास में दोनों ही है तो हम दो दो संख्याएं लिख लेते हैं, बाकी ये दोनों किसी काम नहीं आने अपने। तो इसको हल करते हैं। पहला ये खाना, इसको ढूंढते हैं 0,6। जब भी वैल्यू 0 हो तो 0 को नहीं ढूंढनी है, सामने वाला ढूंढना है, यानी x का 0 है, y बराबर 6 ढूंढ लीजिए आप, ये y का मान 6 क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं ढूंढना था। 2,3 ये हमारा उत्तर भी रहने वाला है। ये x का 2 है, इसके सामने y का 3, y का 3 कहाँ होगा 2 और 4 के बीच में, क्योंकि हमने जो पैमाना लिया है वो कितना लिया है 2 और 4 का लिया है। आप इधर साइड में पैमाना भी लिखिएगा, अलग अलग है तो फिर दोनों को अलग अलग दिखाइए। एक बड़ा खाना बोल दीजिए या एक सेमी बोल दीजिए। एक सेमी बराबर 1 इकाई हमने x पर लिया है, और y अक्ष पर जो पैमाना लिया है वह कितना है, एक बड़ा खाना या एक सेमी बराबर 2 इकाई लिया है, यानी 2 मान लिए थे, ये आपका पैमाना हो गया। तो अब ढूंढते हैं 2,3 का मिलेगा, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, 2,3। 4,0 0 नहीं ढूंढना है, y 0 है, x का 4, ये रहा x का 4। जैसे ही आप ये तीनों मान लिख लो, बिंदु बना लो तीनों, तो सबसे पहले इन तीनों को मिला दीजिए स्केल की सहायता से, एकदम सीधे सीधे मिलेंगे। ये 3 क्यों रखने हैं, देखो ये भी कारण आ रहा है कि जब मैं 3 मान रखूंगा और एकदम सीधे मिल रहे हैं तब जांच हो जाएगी कि 3 सही है। 2 तो वैसे ही सीधे मिल रहे हैं, नियम होता है कि 2 कोई से बिंदु ले लो, मान लो ये बिंदु यहाँ भी होता तो ये सीधे मिलते, और तीसरा बिंदु और होता है तो हमारी यही जांच हो जाएगी हमारे एकदम मान है वो सही है। तो इसलिए हम लगभग 3 मान लेते हैं। 2,3 ये पहला बिंदु है, ये तो सेम वही बिंदु रहने वाला है जो कि हमारा उत्तर भी होगा। 4,8 x का मान 4, इसके सामने y का 8, x का 6 और इसके सामने y का 13। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो थोड़ा और आपको ज्यादा समझ आएगा। तो जहां पे ये दोनों कटते हैं उसके सामने हमारा आंसर होता है। इसके सामने हम देखेंगे x बराबर 2 पे और y बराबर 3 पे, ये हमारा ग्राफीय विधि से हल करने पर उत्तर कहलाएगा। तो ये हमने ग्राफ बना दिया, आप इसको बना के भी देखिएगा। अब जब हम इसका लास्ट उत्तर लिखें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर उत्तर कितना हुआ, x बराबर 2 y बराबर 3। ये तो हो गया। मान लीजिए कि आपको एक और लास्ट में समीकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये p मान वाला भी पूछ ले, तो क्या करना है, ये जो दोनों मान आए हैं इसका वहां पे मान रखते हुए p का मान निकालना है। 2 सालों से तो ये लगातार पूछ रहे हैं, अब हम इसको लास्ट में p का मान निकालते हैं। तो 3 गुणा x का मान 2 प्लस y 2 गुणा y का मान 3 बराबर p, तो 6 प्लस 6 बराबर p, तो p का मान कितना जाएगा 12। ये इसका लास्ट उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। आदर्श परिवार की इस मुहिम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने जो सहपाठी हैं या अपने जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, यदि वो किसी कारणवश से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियोस के माध्यम से वो निश्चित रूप से घर बैठे आने वाले जो गणित का पेपर है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप उन्हें जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।